अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 3 - 2x होल पावर 10 व्हेन x इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, आपको ये 3 - 2x होल पावर 10 के अंदर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है, जबकि आपको यहाँ पे x की क्या वैल्यू दी हुई है, 3/4 दी हुई है। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे x की वैल्यू दी है वो तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ना, यानी 3 - 2x की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, यानी 3/4 होल पावर मेरे पास आ जाएगी पावर 10। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 के टेबल के साथ कटिंग हो रही है, 2 1s आर एंड 2 2s आर 4, यानी 3 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास पीछे रह गया, होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब सिर्फ नोमिनेटर में देखें, यहाँ पे भी आपके पास 3 है, यहाँ पे भी आपके पास 3 है, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ही 3 था बाहर कॉमन ले लिया, 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक ही 3 था बाहर कॉमन ले लिया, 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 होल पावर मेरे पास आ जाएगी 10। यहाँ पे नोट करें 3 की भी पावर एंड 3/2 की भी पावर आपके पास 10 है, क्योंकि होल पावर 10 है ना, मतलब इसकी भी पावर आपके पास अलग से 10 है और इसकी भी पावर आपके पास अलग से 10 है। तो जब मैं यहाँ से 3 बाहर कॉमन लूँगी तो इसकी भी पावर मेरे पास 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया एंड पावर ऊपर क्या लगा दी, 10 लगा दी। ठीक है ना, आगे मेरे पास ये 1 - 1/2 होल पावर 10 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है, इस वजह से आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, TR+1 इज इक्वल टू NR A पावर n - r डॉट B पावर r। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे अभी हम लोग करते हैं। जो हमें डाटा पता है वो तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं ना, यानी TR की वैल्यू हमें नहीं पता, एज इट इज़ R आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू n। क्या होता है n बच्चों, आपके पास पावर होती है, ये जो सी पावर आपके पास लगी हुई है ना वो आपके पास n के इक्वल है, यानी जो यहाँ पे n यूज़ हो रहा है उसकी जगह मैं क्या पुट करूँगी, 10 पुट करूँगी। नीचे आपके पास R नहीं पता, उसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने अभी इसको डिवाइड नहीं समझना, ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, यहाँ पे आपके पास चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और इसका एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, ये आप लोग इसको लेट कर लें, 1 जो है आपके पास फर्स्ट टर्म है यानी A, एंड जो सी सेकंड टर्म है ये आपके पास B है, इसको आप लोग B लेट कर लें। A वाली टर्म पुट करेंगे यानी 1, पावर n मेरे पास आ रही है, n क्या है, 10 है, पुट कर देंगे, माइनस R की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज लिख देते हैं, डॉट B क्या है, ये पूरी आप लोगों ने साइन समेत ये पूरी चीज़ लिखनी है, यानी -1/2 होल पावर क्या है, R है, R की क्या वैल्यू है नहीं पता, एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, हमें जो डाटा पता था हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे R की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे पहले 0 पुट करूँगी R, फिर R1 पुट करूँगी, फिर 2 पुट करूँगी, फिर 3 पुट करूँगी, फिर 4 पुट करूँगी, अब तो कहाँ तक पुट करती जाऊँगी, अब तो जो मेरे पास यहाँ पे पावर होगी ना वहाँ तक मैं इसको पुट करती जाऊँगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है 0 से लेके पावर 10 तक। हमारे पास जो सारे आंसर्स आएंगे हम लोग उनको कंपेयर करेंगे और जो हमारे पास उसमें से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो हम लोगों ने ले लेनी है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है उसकी जगह। ठीक है, करते हैं फाइंड। सबसे पहले मैं R को क्या चीज़ पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी, यानी T R की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ, +1 इज इक्वल टू 10, R की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ, 1 पावर 10 माइनस R की जगह 0 पुट कर रही हूँ, -1/2 पावर R की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ। ये हो जाएगा T 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10C0। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, 1 आता है। ठीक है, उसके बाद 1 पावर 10 - 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 0 आ जाएगी तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है। 1 की पावर 10 आपके पास 1 ही आंसर आएगा, 1 × 1 × 1 आपके पास क्या आंसर आएगा, फाइनल 1, यानी T1 का आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। जब हम लोगों ने R की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। ठीक है, अब मैं R को पुट करने जा रही हूँ 1। ठीक है, पहले R को 0 पुट किया, मेरे पास 1 आंसर आ गया, अब मैं R को 1 पुट करूँगी इस चीज़ में। ठीक है, यानी इसको हम लोग पुट करेंगे R इज इक्वल टू 1, यानी T R की जगह मैं 1 पुट करूँगी, +1 इज इक्वल टू 10, R की जगह 1 पुट करूँगी, 1 पावर 10 माइनस R की जगह 1 पुट करूँगी, डॉट -1/2 पावर R की जगह 1 पुट करूँगी। ये हो जाएगा 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10C1। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग सॉल्व करें, आपके पास 10 आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद 1 पावर 10 - 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, डॉट -1/2 पावर 1 आपके पास -1/2 ही आएगा। ठीक है, 1 की पावर आपके पास 9 1 ही आएगा। ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई होगा -1/2 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, -10/2। यहाँ पे आपके पास कटिंग हो जाती है, आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, -5 आता है। ठीक है, यानी आपके पास R जब हम लोगों ने 0 पुट किया तो उसका आंसर 1 आ रहा था, R जब 1 पुट किया तो हमारे पास -5 आंसर आ रहा था। आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने
आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक पुट करते जाना है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास पावर कोई ज़्यादा बड़ी गिवन हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पावर 20 गिवन है, तो क्या हम लोग आर की वैल्यू 20 तक पुट करते जाएंगे? इतना पेपर में टाइम भी नहीं होगा और इतनी स्पेस भी नहीं होगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखते जाना है। आप लोग नोट कीजिएगा कि आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग आर की पहले वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। आप लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, ठीक है। आप लोगों ने जब इसको नोट करना है तो आप लोगों ने नेगेटिव साइन को जो है ना वो इग्नोर करना है। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे आपके पास 5 आ गया। नेक्स्ट में आपके पास यकीनन उससे 5 से भी बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। आपके पास ना इन केसेस में आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। जब आपके पास वैल्यू एकदम से डिक्रीज होगी तो आप लोगों ने उससे प्रीवियस वाली टर्म ले लेनी है, वही आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला, आपके पास वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जाएगी। जब आपके पास एकदम से वैल्यू डिक्रीज हो गई, उससे प्रीवियस वाली टर्म ले लेनी है आपने, वही आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। नेगेटिव साइन के बगैर आप लोगों ने नोट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आर की वैल्यू 2 पुट करूँगी, ठीक है। इसमें यानी टी आर की जगह 2 पुट करूँगी, +1 इज इक्वस टू 10 आर की जगह मैं 2 पुट करूँगी, उसके बाद 1 पावर 10 माइनस आर की जगह 2 पुट करूँगी, डॉट माइनस 1/2 पावर आर की जगह मैं 2 पुट करूँगी, यानी टी 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इज इक्वस टू 10c2। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर के तो आप लोग सॉल्व करें, आपके पास 45 आंसर आता है। मल्टीप्लाई 1 पावर 10 माइनस 2 आपके पास क्या आंसर आता है, 8 आता है। डॉट, अब देखें नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास इवन है। इवन कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में जाते हैं। अब देखें 2 है, 2 के टेबल में तो जाता है। तो जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो, पावर आपके पास इवन हो, तो आपके पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, ठीक है। नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है सिर्फ इवन के केस में। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे पावर ऑड होगी तो आपके पास नेगेटिव साइन रहता है। अभी यहाँ पे पावर 2 है, अगर आपके पास इवन पावर कोई भी हो सकती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो आप लोगों के पास नेगेटिव साइन इवन के केस में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर मेरे पास 2 है, इवन है, इस वजह से मैं नेगेटिव साइन को नहीं लिख रही, सिर्फ 1/2 लिख रही हूँ। 1/2 यानी 2 के पावर 2 आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। इवन के केस में नेगेटिव साइन आपके पास खत्म हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा। 1 की पावर 8 आपके पास 1 ही आएगा। 45 मल्टीप्लाई 1/4 आपके पास 45/4 आ जाएगा। और अगर आप लोग 45/4 को पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 11.25। मैंने क्या बोला था, आपके पास वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। पहले 1 था, फिर आपके पास 5 आया, अब आपके पास 11.25 आ गया, ठीक है। अब मैं आर की वैल्यू 3 पुट करूँगी, ठीक है, इसमें, ठीक है। यानी टी आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 3 पुट करूँगी। एंड आगे वाला +1 इज इक्वस टू 10 आर की जगह मैं 3 पुट करूँगी। 1 पावर 10 माइनस आर की जगह मैं 3 पुट करूँगी, ठीक है। उसके बाद माइनस 1/2 होल पावर आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 3 पुट करूँगी। ये 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वस टू 10c3। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर का आप लोग थ्रू सॉल्व करें, आपके पास 120 आंसर आता है। मल्टीप्लाई 1 पावर 10 माइनस 3 आपके पास क्या आता है, 7 आता है। डॉट, देखिए अब नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास ऑड है। ऑड के केस में आपके पास नेगेटिव साइन रहेगा, आप लोग को नेगेटिव साइन को लगाना है। 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। T4 इज इक्वस टू 1 का पावर 7 आपके पास 1 ही होगा। 120 मल्टीप्लाई होगा -1/8 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, -120/8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कटिंग होकर मेरे पास फाइनल आंसर क्या आता है, -15, ठीक है। यानी पीछे इससे पिछले वाले यानी जब हम लोगों ने R2 पुट किया था तब हमारे पास क्या आंसर आ रहा था 11.25 आ रहा था। इस बार आपके पास क्या आ रहा है, -15 आ रहा है। यानी नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, आपके पास 15 आ रहा है, यानी आपके पास वैल्यू इंक्रीज अभी तक कर रही है। अब हम लोगों ने आर को क्या चीज़ पुट करना है, 4 पुट करना है इसी में। यानी टी आर की जगह पुट करेंगे 4 + 1 इज इक्वस टू 10 आर की जगह 4 पुट करेंगे। उसके बाद 1 पावर 10 माइनस आर की जगह 4 पुट करेंगे, -1/2 आर की जगह 4 पुट करेंगे। ये टी 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10c4। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, 210 आता है। डॉट 1 पावर 10 माइनस 4 आपके पास क्या आता है, 6 आता है। अब देखिए नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास इवन है। नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर हो, पावर इवन हो, तो हमारे पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 1 के पावर 4 आपके पास 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4 आपके पास क्या आंसर आता है, 16 आता है। 1 का पावर 6 आपके पास 1 ही आएगा। 210 मल्टीप्लाई 1/16 आपके पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे 210/16 आता है, ठीक है। और मजीद यहाँ पे आपके पास कटिंग होकर आपके पास आंसर आता है 105 डिवाइडेड बाई 8। और अगर आप लोग इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 13.125। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। पहले जब आप लोगों ने R0 पुट किया था तब आपके पास आंसर आ रहा था 1, ठीक है। जब आप लोगों ने R को 1 पुट किया तब आपके पास आ रहा था आंसर 5। जब आप लोगों ने R को 2 पुट किया तब आपके पास आंसर आ रहा था 11.25। जब आप लोगों ने R को 3 पुट किया तो आपके पास आंसर आ रहा था 15। जब आप लोगों ने R को 4 पुट किया
तब आपके पास आंसर क्या आ रहा है 13.25। मैंने तो आपको बताया था कि आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी, पहले 1 फिर 5 फिर 11.5 25 फिर 15। अब यहाँ पे एकदम से आपके पास वैल्यू क्यों डिक्रीज़ होगी? मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास एकदम से वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, जैसे यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, तो उससे प्रीवियस टर्म आप लोगों ने ले लेनी है। देखिए यहाँ पे R4 के साथ आपके पास वैल्यू डिक्रीज़ होगी ना, 15 से छोटी वैल्यू आ गई 13.125 आ गई ना, तो आप लोगों ने उससे प्रीवियस टर्म ले लेनी है, ये वाली। ठीक है, R0 जब हम लोगों ने पुट किया था मेरे पास 1 वैल्यू आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास इंक्रीज़ होती गई। हमें यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। आपके पास वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी, जैसे आपके पास डिक्रीज़ करेगी वैल्यू उससे प्रीवियस टर्म आप लोगों ने ले लेनी है। जैसे R4 के साथ मेरे पास वैल्यू डिक्रीज़ करेगी ना, तो मैं कौन सी वाली टर्म लूँगी? R3 वाली टर्म लूँगी। ठीक है, और R3 के साथ पीछे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? ये आ रहा है यानी -15। ठीक है, आप लोगों ने जब इसको चेक करना है तो आप लोगों ने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, नेगेटिव साइन के बगैर आप लोगों ने इसको चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल अभी जो आंसर आ रहा है, अभी हम लोगों ने जो फाइनल आंसर देखना है तब आप लोगों ने नेगेटिव साइन समेत देखना है। ठीक है, जब आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व करना है तब आप लोगों ने नेगेटिव साइन को नहीं देखना, नेगेटिव साइन को आप लोगों ने उस वक्त इग्नोर करना है। लेकिन जब आप लोगों ने फाइनल आंसर लिखना है ना, तब आप लोगों ने नेगेटिव साइन को लिखना है। ठीक है, अब मैं ये यानी 1 - 1/2 होल पावर 10 इसकी जगह मैं -15 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यूज़ करते हुए ये जो सी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड की है ना, इस वजह से ये जो सा 3 पावर 10 मेरे पास एज इट इज़ लिखा रहेगा। इस पूरे की जगह मैंने -15 लिखना है। ठीक है, ये जो सा 3 पावर 10 एज इट इज़ आ जाएगा, इसकी जगह इस पूरे की जगह मैं क्या लिखूंगी? -15 लिखूंगी, जो मेरे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रही है। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें। 3 पावर 10 मल्टीप्लाई -15। अगर आपके पास कैलकुलेटर में इतनी बड़ी पावर नहीं आ रही ना, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, किसी भी पावर का क्या मतलब होता है, जैसे अगर मेरे पास पावर 3 लगी हुई है तो इसका क्या मतलब है कि जो उनका नीचे वाला नंबर है ना, यहाँ पे कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे पावर 4 लगी हुई है तो उसका क्या मतलब है, जो नीचे वाला नंबर है वो यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह अगर मेरे पास यहाँ पे पावर क्या लगी हुई है? 10 लगी हुई है, तो नीचे वाला जो नंबर है यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कैलकुलेटर में आप लोगों ने 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें -15 के साथ, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है? -885735। एंड ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - y होल पावर 20 व्हेन x = 12 एंड y = 4। बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। आपको यहाँ पे भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। जो वैल्यू गिवन है हम लोग पुट करते हैं, यानी x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 12 माइनस y की जगह मैं पुट कर रही हूँ 4। ठीक है, होल पावर मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। इस वजह से आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, TR+1 = NR A पावर N - R डॉट B पावर R। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गई, आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये आपके पास इस चीज़ के भी इक्वल होता है, यानी C ऊपर N और नीचे आपके पास R होता है। ठीक है, ये आपके पास कम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, चैप्टर 6 वाला। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है जो कि है n डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड इंटू n - R होल फैक्टोरियल। ये आपके पास मेन फॉर्मूला। ठीक है, n डिवाइडेड बाय R इंटू n - R होल फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको ये जो ऊपर वाला नंबर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 10 है, उसको प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों को शिफ्ट एंड डिवाइड के बटन को प्रेस करने से आपके पास C आ जाएगा, और जो जो नीचे वाला नंबर है उसको आप लोगों ने प्रेस करना है। सपोज यहाँ पर 10 0 है। ठीक है, 0 को प्रेस करेंगे, = को प्रेस करेंगे, आपके पास पूरा इसको सॉल्व करते हुए आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें। ठीक है, तो जो डाटा हमें यहाँ पे गिवन है वो तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, यानी TR की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज़ आ जाएगा R+1 = N। क्या होता है? ये पावर जो है ना आपके पास N होती है, क्या है? 20 है, पुट कर देंगे। R की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो सी मेरे पास फर्स्ट टर्म है इसको आप लोग A लेट कर लें, और जो सेकंड टर्म है उसको आप लोग B लेट कर लें साइन समेत। ठीक है, A आपके पास क्या है? 12 पुट कर दें, N की वैल्यू क्या है? 20 है, पुट कर दें, माइनस R की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज़ आ जाएगा। डॉट B सेकंड टर्म आपके पास क्या है? -4 साइन समेत आप लोग को लिखना है। ठीक है, एंड पावर आपके पास क्या आ जाएगी? R नई वैल्यू पता ना R की, तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग R की जो वैल्यू है वो पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू 7 हम लोग पुट करते जाएंगे। कहाँ तक पुट करते जाएंगे? जो हमारे पावर गिवन है ना 20, उस वक्त तक हम लोग पुट करते जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोगों ने सारी वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। ठीक है, आप लोग पहले 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें। आपके पास ना आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। आप लोगों ने नेगेटिव साइन के बगैर देखना है, आपके पास वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करती जाएगी। जब आपके पास एकदम से वैल्यू डिक्रीज़ कर जाए, उससे प्रीवियस टर्म आप लोगों ने ले लेनी है, बिल्कुल आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं यहाँ पे R0। ठीक है, इसमें पुट करेंगे
यानी टी आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी, +1 इज इक्वल्स टू 20 आर की जगह मैं 0 पुट करूँगी, ठीक है। 12 पावर 20 माइनस आर की जगह 0 पुट करूँगी, डॉट -4 पावर आर की जगह 0 पुट करूँगी। ये हो जाएगा 0 + 1 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20C0। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास 1 आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद 12 पावर 20 माइनस 0 आपके पास 20 आएगा, डॉट -4 पावर आपके पास 0। किसी भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 0 आएगी तो हमारे पास 1 आंसर आता है। 1 × 1 आपके पास 1 होगा, एंड 12 पावर 20 आपके पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 3.833 × 10⁻21, ठीक है। अब मुझे आर की वैल्यू क्या चीज़ पुट करनी है, 1 पुट करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा टी, इधर आर की जगह मैं पुट करूँगी 1 + 1 इज इक्वल्स टू 20 आर की जगह 1 पुट करूँगी, 12 पावर 20 माइनस आर की जगह 1 पुट करूँगी, डॉट -4 आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी। ये हो जाएगा 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू 20C1। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास 20 आंसर आता है। उसके बाद 12 पावर 20 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, एंड -4 पावर 1 आपके पास -4 ही आएगा, ठीक है। 20 × 4 आपके पास -80 आएगा, ठीक है। एंड 12 पावर 19 आपके पास क्या आंसर आता है, डायरेक्ट पूरे को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लें। आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है यहाँ पे, -2.55 × 10⁻22। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेटर सही से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास देखिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, आपके पास वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज, देखिए यहाँ पे 21 पावर थी, यहाँ पे 22 होगी, ठीक है। आपके पास वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। अब मुझे आर को क्या चीज़ पुट करनी है, 2 पुट करना है, ठीक है। यानी इसी में टी आर की जगह 2 पुट करूँगी, +1 इज इक्वल्स टू 20 आर की जगह 2 पुट करूँगी, ठीक है। उसके बाद 12 पावर 20 माइनस आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 2 पुट करूँगी। उसके बाद -4 आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 2 पुट करूँगी, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 + 1 3 इज इक्वल्स टू 20C2। इसको भी डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, 190 मल्टीप्लाई 12 पावर 20 माइनस 2 आपके पास क्या आता है, 18 आता है, मल्टीप्लाई। देखिए नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास इवन है, ऐसे केस में आपके पास नेगेटिव साइन इग्नोर हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है ना, पावर इवन है, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में जाते हैं ऐसे इवन होते हैं, ठीक है। जैसे 2 4 6 8, ठीक है। तो आपके पास नेगेटिव साइन इवन के केस में खत्म हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, 8.093 × 10⁻22, ठीक है। आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है, अभी तक हमारे पास वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई। जैसे हमारे पास डिक्रीज होगी आगे हम लोगों ने सॉल्व ही नहीं करना, हम लोगों ने उससे प्रीवियस टर्म ले लेनी है, वही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। अब मैंने आर को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, यानी टी इसी में हम लोगों ने पुट करना है, आर की जगह 3 + 1 इज इक्वल्स टू 20 आर की जगह 3 पुट करेंगे। उसके बाद 12 पावर 20 माइनस आर की जगह 3 पुट करेंगे, डॉट -4 पावर आर की जगह 3 पुट करेंगे। ये हो जाएगा 3 + 1 4 इज इक्वल्स टू 20C3। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, 1140 मल्टीप्लाई 12 पावर 20 माइनस 3 आपके पास क्या आंसर आता है, 17 आता है, मल्टीप्लाई। देखिए नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास ऑड है, ऐसे केस में आपके पास नेगेटिव साइन रहता है। एंड 4 का क्यूब आपके पास क्या आता है, 64 आता है। सबको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, 1.035 × 10⁻25, ये आपके पास आंसर आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये जो उनसे है ना बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यूज़ है, तो आपके पास आंसर्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने 2-3 दफ़ा रीचेक इसको कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आता है 1.618 समथिंग, ठीक है, एंड होल इंटू 10⁻23 आता है, ठीक है। ठीक है, अभी तक हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो है इंक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन भी आता है, ठीक है, इसके साथ। अब मुझे आर को 4 पुट करना है, ठीक है। ये आपके पास है, इसके अंदर हम पुट करेंगे, यानी टी आर की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 4 पुट करूँगी, +1 इज इक्वल टू 20 आर की जगह 4 पुट करूँगी, 12 पावर 20 माइनस आर की जगह 4 पुट करूँगी, -4 पावर 20 आर की जगह 4 पुट करूँगी, ठीक है। ये हो जाएगा 4 + 1 5 इज इक्वल टू 20C4। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, 4845, ठीक है, इंटू 12 पावर 20 माइनस 4 आपके पास क्या आता है, 16 आता है। देखिए नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर इवन है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। 4 का पावर 4 आपके पास क्या आंसर आता है, 256। इस पूरे को डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है, आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, 2.293 × 10⁻23, ठीक है। अब हमें आर को क्या चीज़ पुट करना है, 5 के इक्वल पुट करना है, ठीक है। यानी इसी में टी आर की जगह 5 पुट करूँगी, +1 इज इक्वल टू 20 आर की जगह 5 पुट करूँगी, 12 पावर 20 माइनस आर की जगह 5 पुट करूँगी, -4 पावर आर की जगह क्या पुट करूँगी, 5 पुट करूँगी, ठीक है। अभी तक हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं वो सारी इंक्रीज़ करती जा रही हैं वैल्यूज़, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20c5। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के तो सॉल्व करें, आपके पास आंसर आता है 15504 इंटू 12 पावर 20 माइनस 5 आपके पास क्या आता है 15 आता है, मल्टीप्लाई। देखिए नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास ऑड है, ठीक है। नेगेटिव साइन ब्रैकेट में हो, पावर ऑड हो तो आपके पास नेगेटिव साइन रहता है। 4 का पावर 5 आपके पास क्या आंसर आता है 1024, ठीक है। इन सबको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है -2.44 इंटू 10⁻23, ये आपके पास आंसर आता है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू इंक्रीज कर रही है अभी भी। देखिए नेगेटिव साइन को खत्म इग्नोर करें ना, 2.293 समथिंग था और यहाँ पे 2.44 इंटू 10⁻23 है, ठीक है। इससे बड़ी है वैल्यू। हमने देखना है उस वक्त तक देखना है जब हमारे पास एकदम से वैल्यू डिक्रीज ना हो जाए। जब डिक्रीज होगी उससे प्रीवियस टर्म हम लोग ले लेंगे। अब मुझे आर को क्या चीज़ पुट करना है 6 के इक्वल पुट करना है, टी आर की जगह 6 पुट करूँगी +1 इज इक्वल टू 20, आर की जगह 6 पुट करूँगी 12 पावर 20 माइनस आर की जगह 6 पुट करूँगी -4 पावर आर की जगह क्या पुट करूँगी 6 पुट करूँगी, ठीक है। ये 6 + 1 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 20c6। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, आपके पास आंसर आता है 38760, ठीक है। इंटू 12 पावर 20 माइनस 6 आपके पास क्या आता है 14 आता है, ठीक है। एंड ये देखें नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास इवन है, ऐसे केस में आपके पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। 4 का पावर 6 आपके पास क्या आंसर आता है 4096। इस सबको आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग सॉल्व करें, आपके पास क्या आंसर आता है 2.032 इंटू 10⁻23, ये आपके पास आंसर आता है। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। मतलब जब मैंने आर को 0 पुट किया था तब मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी, मेरे पास आ रही थी इसकी वैल्यू 3.833 इंटू 10⁻21। जब मैंने आर को 1 पुट किया तब मेरे पास नेगेटिव साइन को खत्म करने पहले हम लोगों ने इधर ऑब्जर्व करना है, इधर मतलब चेक करनी है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करनी है। इस वजह से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप लोगों ने नेगेटिव साइन को नहीं देखना, इसको फिलहाल इग्नोर करें। आप लोग सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखें, मतलब आज जब हम लोगों ने 2 पुट किया तब हमारे पास आंसर आ रहा था यहाँ पे। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। आप लोगों ने उस वक्त तक इसको सॉल्व करते जाना जब तक कि आपके पास एकदम से वैल्यू डिक्रीज ना हो जाए। देखिए मैंने आपको बताया था वैल्यू सारी इंक्रीज होगी, जब से एकदम से डिक्रीज होगी ना, जैसे यहाँ पे आपके पास देखें वैल्यू डिक्रीज होगी ना, R6 जब हम लोगों ने पुट किया मेरे पास वैल्यू डिक्रीज होगी, मेरे पास 2.032 आ गया इंटू 10⁻23। इससे तो छोटी वैल्यू है ना, तो जैसे हमारे पास वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी हम लोगों ने उससे प्रीवियस टर्म ले लेनी है। जैसे R6 के साथ मेरे पास वैल्यू डिक्रीज कर गई, उससे प्रीवियस टर्म यानी R5 मैंने ले लेनी है, यही मेरे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो सा है ना आर, जब हम लोगों ने 6 किया हमारे पास ये इस प्रोसेस के साथ हमारे पास ना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यहाँ की आ रही है, ठीक है। यानी -2.44 इंटू 10⁻23 जो है हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है। ठीक है, सिंपल हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आर की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक पुट करनी है, हम लोगों ने 0 से लेके, देखें हम लोगों ने आर की वैल्यू 0 से लेके 20 तक पुट करते जाना है। 20 तक क्यों पुट करते जाना है, क्योंकि हमें पावर जो है 20 दी हुई है, लेकिन पेपर में इतना टाइम तो नहीं होगा। आप लोगों ने देखना, आप लोगों ने नोट करना है कि आप लोगों के पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। जैसे आपके पास वैल्यू डिक्रीज करेगी, जैसे R6 के साथ मेरे पास वैल्यू डिक्रीज करेगी तो उससे प्रीवियस टर्म मैंने ले लेनी है, वही मेरे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ गई। आपकी बुक में वो 20c5 इस तरह करके फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, इस तरह बेशक लिख दें, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, प्रूव दैट सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 पावर n, ऑल्सो प्रूव दैट सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले प्रूव दैट सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इस लेक्चर के स्टार्ट में, मतलब इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, कि आपके पास 7.2 में बाइनोमियल थ्योरम यूज़ हो रहा है, एंड इसी से नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास एक बाइनोमियल सीरीज यूज़ हो रही है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास क्या है, जैसे मैं लिख रही हूँ n0, यहाँ पे ये डिवाइड नहीं है, ये कम्बिनेशन वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन, ऐसे ही ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट है। हमें प्रूफ करना है कि ये हमारे पास 2n के इक्वल है, ठीक है। और फिर हमें अगली चीज़ पे हम लोग आते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 + x होल पावर n, इसके साथ इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करके लिखूँ तो मेरे पास कैसे आता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर n से, यानी यहाँ पे आपके पास जो भी पावर होती है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पावर 4 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली पावर n ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर n से और नीचे हम लोग स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है। लीस्ट नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकेंड टर्म है। जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर आपके पास स्टार्ट में मैक्सिमम होती है और एंड तक जाते
जाते आपके पास इसकी जो पावर है वो डिक्रीज़ करती जाती है, और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर हमारे पास स्टार्ट में 0 होती है और आगे आगे चलते चलते इसकी पावर इंक्रीज़ करती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ करती जाती है, सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज़ करती जाती है। ठीक है, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को उस वक्त तक एक्सपैंड करते हैं जब तक हमारे पास फर्स्ट टर्म की पावर एंड पे 0 नहीं आ जाती और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम यानी ये वाली नहीं आ जाती। ठीक है, अब इससे से नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ऊपर जो है n पावर को आप लोग को नहीं छेड़ना, हर केस में आपके पास n एज इट इज आएगा, नीचे आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1 आएगा। मैंने आपको बताया जो फर्स्ट टर्म है यानी 1 उसकी पावर आपके पास डिक्रीज करती जाएगी, यानी कितने टाइम्स, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम थी, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1 टाइम डिक्रीज करेगी यानी n-1 हो जाएगा। ठीक है, एंड जो सेकंड टर्म है उसकी पावर आपके पास स्टार्ट में देखिए 0 थी, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 1 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, प्लस नेक्स्ट है उसी से नेक्स्ट स्टेप में आपके पास n एज इट इज आएगा। मैंने आपको बताया ना n को आप लोग को नहीं छेड़ना, वो आपके पास एज इट इज आएगा। जब मैंने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे मेरे पास 2 आएगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जाएगी। जो फर्स्ट टर्म है पहले उसकी पावर मैक्सिमम थी, सेकंड स्टेप में आपके पास 1 टाइम डिक्रीज की, थर्ड स्टेप में आपके पास 2 टाइम डिक्रीज करेगी, एंड जो सेकंड टर्म है यानी x उसकी पावर आपके पास यहाँ पे 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 2 टाइम डिक्रीज करेगी, सेकंड टर्म की पावर 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। प्लस उसी तरह यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ आपके लिए, n मैंने बोला एज इट इज आएगा। यहाँ पे जब 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 3 आएगा। जो फर्स्ट टर्म है यानी 1 उसकी पावर इस बार मेरे पास कितने टाइम्स डिक्रीज करेगी, 3 टाइम डिक्रीज करेगी यानी n-3, एंड जो सेकंड टर्म है यानी x उसकी पावर मेरे पास 3 टाइम्स इंक्रीज करेगी। ठीक है, उसी तरह मेरे पास n एज इट इज, नीचे मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर अब मेरे पास कितने टाइम्स डिक्रीज करेगी, 4 टाइम डिक्रीज करेगी, एंड जो सेकंड टर्म है यानी x उसकी पावर मेरे पास अब कितने टाइम्स इंक्रीज करेगी, 4 टाइम इंक्रीज करेगी। ठीक है, करने को हम लोग आगे इसको बहुत कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया आप लोगों ने कब तक इसको एक्सपैंड करते जाना है, जब तक आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर एंड पे 0 नहीं आ जाती और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम नहीं आ जाती। लेकिन चूंकि यहाँ पे पावर हम लोग n ले रहे हैं, जनरली हम लोग देख रहे हैं, इस वजह से चलता जाएगा। अप टू कहाँ तक चलता जाएगा, अप टू n टर्म तक चलता जाएगा। मैंने आपको बोला ऊपर जो है n उसको आप लोगों को नहीं छेड़ना, नीचे आपके पास आ जाएगा n, यानी पहले आपके पास यहाँ पे 0 था, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, फिर 4 आ गया, अप टू चलते चलते ये कहाँ तक आ जाएगा, अप टू n टर्म तक आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे n की जगह पावर 100 होगी तो चलते चलते ये कहाँ तक आ जाएगा, पावर 100 तक आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपके पास 100 तक आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया लास्ट में आपके पास क्या होता है, लास्ट में आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, उसकी पावर जो है 0 आ जाती है, और जो सेकंड टर्म है यानी x उसकी पावर आपके पास n आ जाती है यानी मैक्सिमम आ जाती है। जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 0 आ जाती है और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर आपके पास मैक्सिमम आ जाती है। ठीक है, हम लोगों ने इसको एक्सपैंड कर लिया, बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको एक्सपैंड कर दिया। अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस x पावर n आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू n0, इसको ना छेड़ें क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि n की हमें वैल्यू नहीं पता इस वजह से हम लोग इसको नहीं कर सकते। यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन इसको कैलकुलेटर के थ्रू नहीं सॉल्व कर सकते, कैलकुलेटर में तो नंबर्स होते हैं ना, तो n की तो वैल्यू हमें नहीं ना पता। तो 1 के पावर n जो भी होगी, देखिए 1 की पावर अगर आप लोग यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो आपके पास 1 आएगा, n की पावर 1 की पावर अगर आप लोग 10 ले लेते हैं तब भी आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, एंड x की पावर 0, किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर अगर आप लोग 0 लेते हैं तो आपके पास 1 आंसर आएगा। ठीक है, प्लस n 1 की पावर देखें, यहाँ पे देखें आपको मैंने बताया n की वैल्यू आप कोई भी ले लें, सब्ट्रैक्ट करें, -1 करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास n की वैल्यू 10 है तो 10 - 1 आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। तो 1 की पावर अगर आपके पास 9 भी आ जाता है तब भी आपके पास 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, एंड x की पावर आप लोग यहाँ पे 1 ले लें, x की पावर 1 आपके पास 1 ही आएगा, x ही आएगा। ठीक है, प्लस ये देखें n/n2 उसके बाद 1। देखें यहाँ पे भी आप लोगों के पास वही सीन होगा कि देखें अगर आप यहाँ पे आप लोगों के पास n की वैल्यू 10 है तो 10 - 2 आपके पास 8 आएगा, 1 का पावर 8 आपके पास 1 ही आएगा। ठीक है, एंड x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये nc3 एंड यहाँ पे भी वही होगा, 1 की पावर जो भी आएगी आपके पास 1 ही आंसर आएगा और x³ हो जाएगा। प्लस यहाँ पे मैं आपके लिए नीचे कर रही हूँ, ये हो जाएगा n4, 1 की पावर जो भी आएगी आपके पास 1 ही आंसर आएगा एंड x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अप टू सोन आपके पास ऐसे ही चलता जाएगा। ये देखें n हो जाएगा, 1 की पावर 0 आपके पास 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, एंड x की पावर आपके पास आ जाएगी n। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 1 की जो भी आप लोग पावर ले लें आपके पास 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपके पास 1 + x होल पावर n इज इक्वल्स टू nc0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आपके पास nc0 ही आएगा, प्लस ये nc1 आपके पास एज इट इज आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा जब x के साथ तो आपके पास x आएगा, प्लस nc2 आपके पास जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास nc2 ही आएगा और आगे वाला x² एज इट इज, प्लस nc3 एज इट इज आएगा एंड आगे वाला x
क्यूब, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आपके पास यही चीज़ आएगी, प्लस उसी तरह से NC4 एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यही चीज़ आएगी, एंड x पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, अप टू NCN 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x पावर n ही आएगा। ठीक है, सिंपल, यहाँ तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है 1 पुट करूँगी। ठीक है, इसी में ये जो सी मेन है ना आपके पास, इसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी पहले। ठीक है, यानी 1 प्लस एक्स की जगह मैं 1 पुट कर रही हूँ, होल पावर आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू n0, जहाँ जहाँ पे आपके पास आगे x यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है, प्लस n1 प्लस n2 x यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसकी जगह 1 पुट करेंगे, x यूज़ हो रहा है इसकी जगह 1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस n यूज़ हो रहा है NC3 x यूज़ हो रहा है इसकी जगह 1 पुट करेंगे, ऊपर क्यूब आ जाएगा, प्लस NC4 एज इट इज़ x की जगह 1 पुट करेंगे, पावर 4 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा, NCN एज इट इज़ x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, एंड पावर आपके पास आ जाएगी n। ठीक है, 1 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड पावर आ जाएगी n इज इक्वल्स टू NC0 एज इट इज़, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो NC1 ही आएगा। ठीक है, प्लस NC2, देखिए 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होगा n के साथ तो आपको NC2 के साथ तो आपके पास NC2 ही आएगा, प्लस NC3 मल्टीप्लाई होगा 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आपके पास NC3 ही आएगा। ठीक है, प्लस NC4 मल्टीप्लाई होगा 1 पावर 4 के साथ तो आपके पास NC4 ही आएगा। ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। देखिए NCN है, मल्टीप्लाई होगा 1 पावर n के साथ तो आपके पास NCN ही आएगा आंसर। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने जो फर्स्ट चीज़ थी वो प्रूव कर दी। कैसे प्रूव की, देखें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2n, आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी। मैंने आपको सबसे पहले बताया ना बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ये है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखें 2n इज इक्वल टू, देखें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, तो हमारे पास वही चीज़ प्रूव होगी, n इज इक्वल टू 2 पावर n। ठीक है, मतलब ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट है अप टू n टर्म तक, तो आपके पास 2 पावर n इज इक्वल टू सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट n। ठीक है, यानी देखिए 2n आपके पास एज इट इज, ये जो सा आपके पास बन रहा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट अप टू n टर्म है ना, इस वजह से हमारे पास 2n इज इक्वल टू n जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, हमने पहले इसको प्रूव किया, उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले इसी में x को 1 पुट किया। ठीक है, हमारे पास ये आ गया, हम लोगों ने पहली जो चीज़ है वो प्रूव कर दी। अब हमें जो है सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट को सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल प्रूव करना है, जो कि आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल है। तो पहले हम लोगों ने जब x को 1 पुट किया था तो हमारे पास ये आ गया था, अब हम लोगों ने x को -1 पुट करना है ताकि हमारे पास वो ऑड एंड इवन वाले केसेस ठीक से हो जाए। अब यहाँ पे हमें x को -1 पुट करना है इसी में, यानी 1 प्लस एंड x की जगह -1 पुट करेंगे, होल पावर आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल्स टू n0, जहाँ जहाँ पे आपके पास x यूज़ होगा उसकी जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, यानी n1 x की जगह हम लोग पुट करेंगे -1। ठीक है, प्लस n2 x की जगह क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, प्लस n3 -1 पुट करेंगे, ऊपर आपके पास आ जाएगा क्यूब, प्लस NC4 x पावर x की जगह -1 पुट करेंगे, एंड पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अप टू सो ऑन, ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। कहाँ तक चलता जाएगा, अप टू n टर्म तक चलता जाएगा, वहाँ पे भी आपके पास यही होगा, NCN x की जगह -1 एंड पावर मेरे पास आ जाएगी n। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 एंड पावर आपके पास आ जाएगी n इज इक्वल्स टू NC0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, NC1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है और पावर आपके पास इवन है, ऐसे केस में आपके पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, आपके पास सिर्फ 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा। ठीक है, प्लस देखिए NC3 है, नेगेटिव साइन ब्रैकेट में है, पावर आपके पास ऑड है, ऐसे केस में आपके पास नेगेटिव साइन रहेगा और ये आके आपके पास इस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, एंड 1 का क्यूब आपके पास 1 ही होगा। ठीक है, उसी तरह प्लस NC4 एज इट इज, देखिए नेगेटिव साइन आपके पास ब्रैकेट में है, पावर आपके पास इवन है, ऐसे केस में आपके पास नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, एंड 1 की पावर 4 आपके पास 1 ही आंसर आता है। ठीक है, अप टू सो ऑन ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। यहाँ पे हमारे पास चूँकि n की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमारे पास नेगेटिव साइन जो है रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट को सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कहाँ पे जाके ये टोटल स्टॉप होते हैं। ठीक है, इस वजह से आप लोगों ने आगे डॉटेड लाइन से इसको आगे शो कर देना। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं ना पता कहाँ पे जाके नंबर स्टॉप हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने आगे लास्ट टर्म नहीं लिखनी। ठीक है,
क्योंकि हमें यहाँ पे सम ऑफ बाइनोमियल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट को सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल प्रूव करना है। सिंपल क्या किया मैंने, यहाँ पे एक्स की जगह -1 पुट किया इस वाले इसमें, ठीक है, स्टेटमेंट में जहाँ पे मेरे पास एक्स आ रहा था वहाँ पे मैंने उसकी जगह -1 पुट कर दिया। सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस एक स्टेप में एक मेरे पास स्टेप को छोड़ के नेक्स्ट में मेरे पास नेगेटिव साइन आ रहा है। देखिए प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस आके अप टू सो ऐसे ही चलता जाएगा आपके पास। देखिए 1 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड 0 के पावर n आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो आपके पास सबके यही आंसर आएंगे, ठीक है। प्लस अप टू सोना आपके आगे आपके पास ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। अब जो है देखें आपके पास इवन, देखें इवन कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में जाते हैं, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स इवन वाले होते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं जाते, जैसे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। जो आपके पास ऑड इवन नंबर्स हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं सारे, लेकिन जो ऑड नंबर्स हैं वो आपके पास नेगेटिव आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, ऑड नंबर्स सारे जितने भी हैं आगे, जितने भी आपके पास आगे चलते जाएंगे, देखिए मैंने डॉट्स शो किए आगे आपके पास चलते जा रहे हैं, जितने भी आपके पास ऑड नंबर्स होंगे उन सबको आप लोग लेफ्ट तरफ ले जाए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। लेफ्ट तरफ ले जाने से मेरे पास पॉजिटिव हो जाएंगे वो सारे, यानी मैं बोल रही हूँ NC1 पॉजिटिव हो गया, इस तरफ नेगेटिव था, दूसरी तरफ आगे पॉजिटिव हो गया। ये जो सा है NC3 इस तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा NC3, ठीक है। उससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट मेरे पास होगा यकीनन माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। NC5 होगा, उसको भी हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मेरे पास प्लस NC5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अप टू सो ऐसे ही आपके पास ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कंटिन्यू होते जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू इवन वाले मेरे पास पीछे रह गए NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, ठीक है, एंड अप टू सो ऐसे ही आपके पास आगे चलते जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल है, ठीक है। देखिए सम ऑफ ये ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है इक्वल है हमारे पास सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के। अच्छा, अब हमें ये चीज, हम लोगों ने ये चीज़ भी प्रूव कर दी, दोनों को एक दूसरे के इक्वल ले आए, लेकिन अब एक सिर्फ चीज़ रह गई है, ये हमारे पास ये दोनों हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आने चाहिए, यानी 2 पावर n - 1 के इक्वल आने चाहिए। और आपको पता है कि 1 + x पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x पावर 2 प्लस NC3 x पावर 3 प्लस NC4 x पावर 4 अप टू सो ऑन कहाँ तक चलता जा रहा है, अप टू NCn होल पावर x पावर n। ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल है, ये मैंने क्या चीज़ लिखी है, जो सी मैंने ऊपर स्टार्ट में चीज़ लिखी जिसको मैंने पहले 1 पुट किया था x की वैल्यू, फिर सेकंड स्टेप में मैंने x की वैल्यू -1 पुट की थी ताकि मेरे पास ये एक दूसरे के इक्वल आ जाए, ठीक है। उसी को मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास ये जो राइट साइड पे देखें आपके पास किस चीज़ का कॉम्बो है, देखें आपके पास आधे इसमें ऑड भी हैं, आधे आपके पास इवन भी हैं, इसमें आपके पास आधे इसमें ऑड भी हैं, आधे इवन भी हैं, यानी आपके पास सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है इसमें, ठीक है। देखिए पहले इवन है, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट भी हैं और सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी हैं, ठीक है। और ये आपके पास किस चीज़ के इक्वल आया था हमारे पास पीछे, 2 पावर n के इक्वल आया था ना। तो क्या इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 पावर n, ठीक है, 2 पावर n, ठीक है। एक दफ़ा पूरा क्वेश्चन समझ हो जाए तो फिर मैं आपको दोबारा से सही से समझाती हूँ, ठीक है। मतलब मेरे पास आ गया 2 पावर n इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट आपके पास सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल है। तो ये जो सा 2 पावर n है मेरे पास एज इट इज लिखा है, तो ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट की जगह सम ऑफ मैं इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे, ठीक है, इक्वल है। तो मैं ऑड की जगह इवन भी लिख सकती हूँ और इवन की जगह ऑड भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, जब जो है सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस ये वाला सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट मेरे पास एज इट इज आ गया, ठीक है। इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है, इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है, दोनों को जब मैं ऐड करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो 2 यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा ऐसे सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये जो सा 2 है जब मैं उसको ऊपर लेके आऊँगी, इसकी पावर क्या है, इस 2 की पावर 1 है ना, जब मैं उसको ऊपर लेके आऊँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी पावर पे फर्क पड़ेगा, -1 हो जाएगी, ठीक है। एंड सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए बेसिस सेम है, मेरे पास पावर ऐड हो जाएंगी, 2 पावर n -1 आ जाएगा इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है।
यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये जो सी मेन चीज़ है ना, जो मैंने ऊपर आपको स्टार्ट में ही हम लोगों ने बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट जो प्रूफ कर लिया था, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये हमारे पास किस चीज़ का कॉम्बो है। सम इसमें हमारे पास ऑड नंबर्स भी हैं, इवन नंबर्स भी हैं, और ये हम लोग पहले पीछे प्रूफ कर चुके हैं किस चीज़ के इक्वल आ रहा था, 2 पावर n के इक्वल आ रहा था, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट भी है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट भी है। अभी हम लोग ऊपर ही करके आए हैं कि हमारे पास सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल है, ठीक है। तो मैं ऑड की जगह इवन भी लिख सकती हूँ और इवन की जगह इवन मैं ऑड भी लिख सकती हूँ, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, इस वजह से मैंने इवन इवन के साथ मतलब इवन को ऐड किया, मेरे पास 2 आ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा, तो दूसरा गया डिवाइड हो गया। इस 2 की पावर 1 थी, जब मैं उसको ऊपर लेके आई तो उस 2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसकी पावर पे फर्क पड़ा, माइनस हो गई, बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड होगी, मेरे पास 2 पावर n माइनस 1 आ गया। जैसे मैंने इवन के साथ इसको सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही मेरे पास ऑड के साथ सॉल्व होता है, बस मैंने इवन की जगह यहाँ पे ऑड कर देना, ठीक है, क्योंकि इवन और ऑड इक्वल मैंने जो ऊपर प्रूफ कर दिया, ठीक है। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे बेशक लिखते हुए जैसे हम लोगों ने इवन के लिए सॉल्व किया वैसे ही हम लोग ऑड के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। बिल्कुल वही सारे स्टेप्स होंगे, सिर्फ आप लोगों ने इवन की जगह ऑड कर देना है, एंड ये हमारे पास दोनों जो है पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हमें यहाँ पे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट को इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करना था, ठीक है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में मैंने बता दिया। फिर मैंने यहाँ पे पहले 1 + x होल पावर n के साथ इसको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करके लिख दिया, ठीक है। एक्सपैंड करके लिखा, मेरे पास ये फाइनल चीज़ आ गई, ठीक है। मतलब मैंने सिंपल मतलब n की मतलब 1 की पावर आप लोग कोई भी ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारे 1s आ गए, और यहाँ पे x की वैल्यू x पहले 1 है पावर, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अप टू 1 x की पावर n आ गई, यानी ये मेरे पास मेन जो है सीरीज़ बन गई, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया, और पहली चीज़ इसके थ्रू मैंने प्रूफ कर दी जो कि है 2 पावर n आ रही है, ठीक है। कैसे मैंने किया, मैंने यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दिया, आगे भी जहाँ पे मेरे पास x की जरूरत है उसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 2n हो गया। और यहाँ पे आपके पास सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ये बना रहे हैं, अप टू n टर्म तक बना रहे हैं, हमारे पास पहली चीज़ प्रूफ होगी 2 पावर n = n। अब यहाँ पे वही मैंने बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड करके लिखा था, जिसमें मैंने पहले x की वैल्यू 1 पुट की थी, वही मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसकी जगह मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास x यूज़ हो रहा था उसकी जगह मैंने 1 पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट को सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल प्रूफ करना है, इस वजह से मुझे नहीं पता कहाँ पे जाकर मेरे पास ये काउंटिंग स्टॉप हो रही है। इनफाइनाइट सीरीज है ना, इस वजह से मैंने आगे कंटिन्यू किया, लास्ट टाइम मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, ठीक है। ये 0 हो गया यहाँ पे, जो यहाँ पे देखें पहला एक इवन नंबर है, फिर ऑड है, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, ऐसे करके आपके पास चलती जा रही है सीरीज, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जितने भी ऑड यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं सब नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव, फिर नेगेटिव, नेगेटिव, पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अप टू 1। जितने भी आपके पास ऑड नंबर्स आ रहे हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जितने भी आगे मेरे पास ऑड नंबर्स हैं उन सबको मैं लेफ्ट तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। अब सबको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 नंबर्स आप लोग लिख दें, आगे डॉटेड लाइन से शो कर दें। ऑड नंबर्स को मैं लेफ्ट तरफ लेगी और इवन नंबर को मैंने राइट साइड पे ही लिखा, ठीक है। ये मेरे पास सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है, किस चीज़ के इक्वल आगे, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ कर दी। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, यानी दोनों जो है सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 2 पावर n की इक्वल है, 2 पावर n - 1 की इक्वल है। हमें क्वेश्चन नहीं गिवन है ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, यहाँ पे मैंने 1 + x पावर होल पावर n, यही जो मैंने बाइनोमियल थ्योरम ऊपर एक्सपैंड करके लिखा था, ठीक है, जो स्टार्ट में, जिसमें मैंने पहले x की वैल्यू 1 पुट की, फिर 2, फिर -1 पुट की, ठीक है। वही मैंने चीज़ लिखी। अब ये देखें लेफ्ट तरफ पे आपके सॉरी राइट साइड पे आपके पास सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आ रहे हैं और सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट भी आ रही है, क्योंकि एक इवन फिर ऑड, फिर एक इवन, फिर ऑड, फिर एक इवन, फिर ऑड वैल्यूज़ आपके पास ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे ऑड इवन दोनों है, ठीक है, दोनों का कॉम्बो है, इस वजह से ऐड करके लिख दिया, दोनों का सम इधर ऐड है, ठीक है। और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, जो अभी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया था, 2 पावर n के इक्वल था, इसकी जगह ये लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि मैंने ऊपर आपको बता दिया कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल है, इस वजह से मैंने ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट की जगह यहाँ पे इवन लिख दिया, ठीक है। पहले मैं इवन के साथ इसको सॉल्व कर लूँ, फिर ऑड की भी बारी आती है। ये इवन प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट, हमारे पास 2 सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ दूसरी तरफ आएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। ये 2 की पावर 1 है, जब ऊपर आएगा तो मेरे पास -1 हो जाएगा, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पावर पे फर्क पड़ेगा। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मेरे पास 2 पावर n - 1 आंसर आ गया, ठीक है। जैसे मैंने सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ इसको सॉल्व किया है, बिल्कुल वैसे ही सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ भी आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सही से समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ करते हुए फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, कंसिडर 1 + x होल पावर n एंड टेक n CR इज इक्वल टू CR, शो दैट। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया था स्टार्ट में, ठीक है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अगर आपके पास है NCR, ये चीज़ और ये चीज़ आपके पास सेम है, ठीक है। आपका पेपर में इस तरह भी दिया जा सकता है और इस तरह भी दिया जा सकता है, दोनों चीज़ें सेम है। आपके पास इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल, ये आपके पास मेन फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, अब फैक्टोरियल है, देखिए अगर आपके पास 6 फैक्टोरियल है तो आप लोग उसको किस तरह खोल के लिखेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस तरह करके लिखेंगे, ठीक है। और आपकी अपनी ही मर्जी, आप लोग फैक्टोरियल कहीं भी स्टॉप भी कर सकते हैं, जैसे 6 × 5 × 4 यहाँ पे आप लोग स्टॉप भी कर सकते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ इस तरह से गिवन है, जैसे 7 फैक्टोरियल और आगे आपके पास 8 गिवन है, ठीक है, तो आप लोग इसको 8 पहले लिख दें, उसके बाद 7 फैक्टोरियल लिख दें, क्योंकि 8 उसके बाद 7 आता है ना, ठीक है। तो मैंने 8 को पहले लिख दिया, उसके बाद 7 को लिख दिया। जब मैं खोल के इसको लिख सकती हूँ तो वापस मैं क्लोज करके भी तो लिख सकती हूँ, और क्लोज करके आप लोगों ने एंड वाला जो नंबर है ना, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको क्लोज करके लिखना है, यानी 8 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं क्लोज करके लिखूँ ना तो मेरे पास 8 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ना क्वेश्चन, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। बस हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे खोल के लिखते जाना है। ये जो ऊपर वाला नंबर होता है आपके पास n होता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है वो आपके पास r होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह करके एक्सपैंड करेंगे, ऊपर आप n की जगह आप लोग 10 लिखेंगे एंड r की जगह आप लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास गिवन है C1, तो मैं इसको किस तरह एक्सपैंड करके लिखूंगी, n1, यानी मुझे ऊपर वाली वैल्यू नहीं गिवन तो मैं इसकी जगह n लिखूंगी, और जो नीचे वाली वैल्यू r वो मुझे गिवन है जो कि है 1, ठीक है। यानी r की जगह मैं यहाँ पर पुट करूँगी 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n की वैल्यू नहीं पता, एज इट इज आएगी, माइनस r की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी, एंड बाय आ जाएगा फैक्टोरियल, प्लस ये वाला 2, मेरे पास n की वैल्यू नहीं पता, ऊपर मैं एज इट इज n फैक्टोरियल लिखूंगी, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू मुझे गिवन है यानी 2 फैक्टोरियल इंटू ये मेरे पास आ जाएगा n एज इट इज माइनस 2 होल बाय फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एंड आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x एज इट इज आगे, ठीक है, प्लस ये वाला 3 भी आपके पास एज इट इज, ठीक है। ऊपर n फैक्टोरियल भी एज इट इज, डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 है ना, 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 होल फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही आपके पास चलता जाएगा अप टू n टर्म तक, ठीक है। n एज इट इज आ जाएगा, इसको भी उसकी इसी के अकॉर्डिंग खोल के लिखेंगे, यानी ऊपर n एज इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास आएगा n फैक्टोरियल, ये नीचे r की जगह n है ना, तो n माइनस n होल फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या आएगा, x पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास n फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल आपके पास 1 ही होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 होल फैक्टोरियल, प्लस ये वाला 2 भी एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे आपकी अपनी ही मर्जी है, आप लोग ना इसको मतलब आप इसको, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी 6 फैक्टोरियल को आप लोग 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 की फैक्टोरियल की फॉर्म में भी खोल के लिख सकते हैं। उसी तरह आप लोग n फैक्टोरियल को भी खोल के लिख सकते हैं, ताकि मैं ये इस नीचे वाले n माइनस 2 को कैंसिल आउट कर सकूँ। इस वजह से मैं n फैक्टोरियल को खोल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बड़े नंबर को खोलना है, छोटे नंबर को नहीं खोलना। देखिए n माइनस 2 आपके पास छोटा है ना, n बड़ा है, इस वजह से आप लोग n को खोलेंगे, n माइनस 2 को नहीं खोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे खोल रही हूँ n को, n कहाँ तक खोल रही हूँ, सबसे पहले n माइनस 1 आएगा और n माइनस 2 होल फैक्टोरियल। बस यहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको नीचे वाले n माइनस 2 के साथ कैंसिल आउट करना है, इस वजह से मैं इसके साथ इसको यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। इसी के साथ फैक्टोरियल आएगा तभी मैं कैंसिल आउट करूँगी, ठीक है। इस वजह से मैंने n माइनस 2 फैक्टोरियल तक इसको खोला, बस, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 होल फैक्टोरियल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। प्लस उसी तरह यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास 3 एज इट इज, यहाँ पे देखें हमें जो ये नीचे वाला n माइनस 3 फैक्टोरियल को ख़त्म करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ऊपर n फैक्टोरियल को इस n माइनस 3 होल फैक्टोरियल के साथ एक्सपैंड करके लिखूँगी, ठीक है। कैसे, ये मेरे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, इधर बस फैक्टोरियल स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि मुझे इस n माइनस 3 नीचे वाले फैक्टोरियल को ख़त्म करना है। n माइनस 3 होल फैक्टोरियल को ऊपर वाले n माइनस 3 होल फैक्टोरियल के साथ कैंसिल आउट में कर दूंगी, बस यहाँ तक ही मैं इसको एक्सपैंड करूँगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 होल फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही आपके पास एक्सपैंड होता जाएगा। मैंने यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ये उसी तरह ये आपके पास n एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n माइनस n आपके पास क्या हो जाएगा 0 और 7 फैक्टोरियल एंड होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, x की क्या वैल्यू आ जाएगी, n माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ पे भी आपके पास x का स्क्वायर आता है, ठीक है। स्टार्ट में भी हम लोगों को यही कर लेते हैं,
ये देखें यहाँ पे मुझे नीचे n-1 फैक्टोरियल को ख़त्म करना है, तो मैं ऊपर n को एक्सपैंड करूँगी, ठीक है। नीचे वाले n-1 को तो नहीं एक्सपैंड करूँगी, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा, n इंटू n-1, इधर तक मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। हमेशा हम लोग बड़े नंबर को उस बड़े नंबर का फैक्टोरियल खोलते हैं ताकि वो छोटे नंबर के साथ कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। n-1 छोटा है ना, देखें अब मेरे पास अगर 0 है, 0 से बड़ा कौन सा नंबर है, 1 है, उससे छोटा कौन सा नंबर है, -1 है, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास बड़ा नंबर क्या है, n है, इससे बड़ा मतलब n से बड़ा नंबर मेरे पास कौन सा होगा, n+1 होगा, और n से छोटा नंबर मेरे पास क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। तो n-1 मेरे पास n से छोटा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1 होल फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे आप लोग कैंसिल आउट कर दे जो चीज़ें हो रही हैं, n-2 फैक्टोरियल और ये n-2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं खत्म हो रहा, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 ही होता है, ये ऊपर वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या आएगा, n इंटू n-1, ठीक है, एंड आगे वाला x एज इट इज़, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखें ये n-3 होल फैक्टोरियल एंड n-3 होल फैक्टोरियल, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने 3 फैक्टोरियल को 3 के साथ कैंसिल आउट नहीं करना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 आता है, जबकि ये आपके पास 3 है। आप लोग यहाँ पे इसको दूसरे टेबल के साथ कटिंग कर सकते हैं, यानी 3 के टेबल के साथ आप लोग कटिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कटिंग कर देंगे। ऊपर मेरे पास n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है, वो लिख देते हैं, ठीक है। एंड x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस अप टू सोन ऐसे ही मेरे पास चलता जाएगा। अप टू सोन ये क्या है, मेरे पास n है, ठीक है। देखिए n फैक्टोरियल नोमिनेटर में है, ये वाला n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। 0 का फैक्टोरियल मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड x पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है। ये जो सा n-1 फैक्टोरियल नोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में n-1 फैक्टोरियल खत्म हो गया। यहाँ पे आपके पास n है, प्लस ये वाला n इंटू n-1 आ जाएगा, और आ गया x, प्लस ये वाला 3 एज इट इज़, ये कटिंग कर दें, 3 1 एंड 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2, एंड ये वाला हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस अप टू सोन ऐसे ही आपके पास चलता जाएगा, अप टू n इंटू n x पावर n-1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी आपके पास n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, उस तरह आपके पास n चलता जा रहा है। लास्ट टर्म के साथ भी n है, तो मैं यहाँ से n को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस n-1 x प्लस n इंटू n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 2 x पावर 2 प्लस अप टू सोन ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट टर्म के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, x पावर n-1 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, बाइनोमियल सीरीज़ का। तो आप लोगों के पास ये क्लोज होके क्या आएगा, 1 प्लस x होल पावर n-1 आएगा, ठीक है। और ये हम लोगों ने मेन चीज़ प्रूफ कर दी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड पे आप लोग बेशक लिखते हैं, ठीक है। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, हमें ये चीज़ गिवन थी, मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास C1 गिवन था, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग खोल के लिख दिया। 2 एज इट इज़, n फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज़, नीचे मेरे पास r की जगह 2 फैक्टोरियल गिवन था, n-2 होल फैक्टोरियल आ गया, x की वैल्यू एज इट इज़, प्लस आगे भी हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंग खोल के लिख दिया, ठीक है। फिर हम लोग हमेशा बड़े नंबर को एक्सपैंड करके लिखते हैं, बड़े नंबर का फैक्टोरियल खोलते हैं ताकि वो छोटे नंबर के साथ खत्म हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप में खोला था, मतलब n फैक्टोरियल को देखें, n को मैंने n-1 फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग खोल के लिखा, और ताकि वो नीचे वाले n-1 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी देखें, मेरे पास n फैक्टोरियल गिवन था, मैंने उसको n-2 फैक्टोरियल तक खोल के लिखा। क्यों, मैं आगे भी तो खोल सकती थी, क्योंकि मैं इसको नीचे वाले n-2 फैक्टोरियल के साथ खत्म करना चाह रही थी, ठीक है। आगे मैं खोल सकती थी, लेकिन मुझे फैक्टोरियल भी उसके साथ चाहिए था, इस वजह से मैंने उधर ही स्टॉप कर दिया, खत्म कर दिया इसको। 2 भी यहाँ से खत्म हो गए, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, खत्म हो गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सिंपल यहाँ पे रह गया n इंटू n-1, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने 3 फैक्टोरियल को 3 के साथ खत्म नहीं करना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आपके पास 6 आता है और ये वाला 3 है। आप इसको 3 के टेबल के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन 3 को नहीं कर 3 एंड 3 फैक्टोरियल को ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। इधर भी मेरे पास n फैक्टोरियल था, मैंने उसको कहाँ तक एक्सपैंड किया, मैंने उसको n-3 फैक्टोरियल तक एक्सपैंड किया, ताकि मेरे पास n-3 के साथ फैक्टोरियल आ जाए, वो नीचे वाले n-3 होल फैक्टोरियल के साथ ख़त्म हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे x स्क्वायर आ गया एज इट इज, अप टू सो ऑन आगे लास्ट टर्म तक चलता गया। n फैक्टोरियल सामने से कैंसिल आउट हो गया, n मेरे पास 0 आ गया। 0 का फैक्टोरियल मेरे पास 0 नहीं होता, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। आप लोग फैक्टोरियल को कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद ये वाला जो बटन है ना, इसको प्रेस करेंगे, आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा, इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उसी तरह 0 का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है, देखिए 1 आता है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने उसी से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कटिंग वगैरह जो हमारे पास होती थी कर ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, आगे अप टू सॉन हमारे पास हर टर्म के साथ एन आएगा और लास्ट टर्म के साथ भी वन हमारे पास एन आ रहा है। मैंने यहाँ से एन कॉमन ले लिया। यहाँ पे मेरे पास बाइनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला बन रहा है जो कि क्लोज होकर किसके इक्वल आता है, 1 + x होल पावर n-1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये आगे वाला एन, पीछे वाला एन एज इट इज, और ये आगे हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का, बाइनोमियल सीरीज़ का ये मेन फॉर्मूला, ये बेशक आप लोग याद कर ले। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा, आपका हर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला जो है ना अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि वो हमेशा 1 + x के ही इक्वल होता है एंड पावर आपके पास आएगी n-1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। बाकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।